एवरीवन। तो आज हम रचना शरीर का तृतीय अध्याय देखेंगे जिसका नाम है गर्भाव क्रांति शारीरम। तो जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर देखे थे वैसे ही हम इस थर्ड चैप्टर को भी देखेंगे। तो गर्भाव क्रांति में ऐसे सिंपल सा हम समझते हैं तो इसमें जितना भी गर्भ से रिलेटेड होगा, मतलब जितना भी फर्टिलाइजेशन हो गया, ओवा हो गया, स्पर्म हो गया, ठीक है, ओवा हो गया, स्पर्म हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फीटस हो गया, एम्ब्रायो हो गया, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें दे भी रखा है कि हम एक मॉडर्न में दे रखा है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। ठीक है, हम इसमें मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ फीटस देखेंगे कि हर मंथ, जैसे 9 महीने की प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में कैसे कैसे फीटस का डेवलपमेंट होता है, कब हाथ बनते हैं, कब पैर बनते हैं, कब हृदय का निर्माण होता है, ये सब। और कैसे एक ओवा स्पर्म से फर्टिलाइज होके इम्प्लांट होता है, ठीक है, वो सारा हम कुछ इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सिंपल सा बेसिक थोड़ा देख लेते हैं इंट्रो इसका, कि ओवा क्या होता है, एम्ब्रायो क्या होता है, फीटस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओवम को देखेंगे। तो ओवम जो भी फर्टिलाइजेशन से 0 से लेके 2 वीक तक जो भी टाइम पीरियड होगा गेस्टेशनल का, उसे हम ओवम बोलेंगे। ठीक है, 2 वीक के बाद फिर जो 3 से 8th वीक होगा वो हमारा एम्ब्रायो हो जाएगा। फिर 9 से लेके जो 40 हफ्ते होंगे, 40 या फिर 42 जो भी हफ्ते होंगे जितने की प्रेगनेंसी होगी, उसे हम फीटस बोलेंगे। ठीक है, ये हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं, अब चैप्टर गर्भ है, गर्भाव क्रांति अध्याय है। तो अब हम इसमें सबसे पहले हम देखेंगे गर्भ की परिभाषा। तो गर्भ की परिभाषा में आचार्य सुश्रुत ने भी एक श्लोक दिया है, आचार्य चरक ने भी उसका वर्णन किया है। इन दोनों ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो हम आचार्य सुश्रुत और चरक इन दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो श्लोक है, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार समूर्चितनम गर्भ इति उच्यते। शुक्र मतलब स्पर्म, शोणित मतलब ओवा, ओवम, एम्ब्रेयो, ठीक है, इन सबको बोलते हैं शोणित। गर्भाशय मतलब यूटरस, आत्म प्रकृति विकार समूर्चितम, आत्मा का, प्रकृति का, विकार का, इन सब का समूर्चित मतलब एकजुट होते हैं गर्भाशय में। आत्मा, प्रकृति और विकार, ये तीनों चीज़ें गर्भाशय में, ये तीनों चीज़ें गर्भाशय में जाके समूर्चित हो जाते हैं। फिर क्या हो जाता है, वो गर्भ इति उच्यते, उसे हम गर्भ की संज्ञा देते हैं। ये हमारे सुश्रुत ने शारीर स्थान चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 3 में बताया है। तो इसकी हिंदी देखते हैं हम। अर्थात गर्भाशय में स्थित आत्मा, प्रकृति एवं विकारों से युक्त शुक्र एवं शोणित को गर्भ कहा गया है। सिंपल सा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, जो हमारे चरक ने, आचार्य चरक ने एक श्लोक दे रखा है, शुक्र शोणित जीव संयोगे तो खलु हुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवति। आचरक संहिता शारीर स्थान चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 5। ठीक है, हिंदी में देखते हैं, गर्भाशय में शुक्र आर्तव और जीव का जब जब जिस काल में संयोग होता है उसे हम गर्भ की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये श्लोक भी आप याद कर लेना, सिंपल सी एक एक लाइन के श्लोक है। फिर अब हमने पढ़ लिया कि भाई गर्भ की परिभाषा, आखिरकार गर्भ क्या होता है। शुक्र शोणित का संयोग होता है, सिंपल सा वो होता है। अब हम पढ़ेंगे कि शुक्र और शोणित आखिरकार क्या होते हैं। आचार्यों ने बहुत अच्छा वर्णन दे रखा है कि जो शुक्र, शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या होते हैं, शुक्र शुद्ध आर्तव के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, अगर जब शुद्ध और शुद्ध आर्तव का मिलन होगा, समूर्चन होगा, तभी जाके एक हमारा सामान्य अवस्था का एक गर्भ उत्पन्न होगा, वरना कोई ना कोई विकृति जरूर उत्पन्न होगी। ठीक है, तो श्लोक देखते हैं हमारा, ये सुश्रुत शारीस्थान चैप्टर नंबर 2 का 11 श्लोक है। स्फटिकावम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुरस्य गंधि च शुक्रंचित्ति के चित्तु तैल शौद्र निभम तथा। ठीक है, स्फटिकावम मतलब जो स्फटिक होती है, ठीक है, उसकी तरह उसका स्वरूप होना चाहिए। द्रवम मतलब लिक्विड होना चाहिए। स्निग्ध मतलब अंचुअस मतलब चिकना होना चाहिए। मधुरम होना चाहिए, स्वाद में मधुर होना चाहिए उसका। ठीक है, मधु जैसी गंधी होना चाहिए, हनी जैसा उसका स्मेल होना चाहिए। तेल
क्षौद्र, तेल मतलब ऑयल, शौद्र मतलब मधु, इसकी तरह भी संज्ञा दी गई है, इससे भी इसका मतलब कंपेयर किया गया है। तो अब हम हिंदी में देखते हैं। शूद्र शुद्ध का स्वरूप वर्णन करते हुए सुश्रुत लिखते हैं कि जो शुक्र स्फटिक समान होता है, श्वेत होता है, मतलब स्फटिक जो होती है हमारी फिटकरी वो श्वेत ही तो होती है, उसकी तरह श्वेत होता है, स्निग्ध होता है, मधुर होता है, मधु के समान उसकी गंध वाला होता है, और तरल रूप में होता है, उसे हम शुद्र शुक्र की संज्ञा देते हैं। ये हमें याद करना है। आप इस चैप्टर को अगर पूरे अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो ये चैप्टर हमारा फर्स्ट ईयर से लेके और हमको फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक बहुत अच्छा स्कोरिंग देगा, सीरियसली। इसीलिए आप अभी से इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, एम्ब्रायो और फीटस, ठीक है। एम्ब्रायो छोटा सा है और ये फीटस थोड़ा अच्छा सा 9 मंथ से लेके 42 या 40 वीक्स तक का था। अब अन्य अचारे तेल एवं मधु के समान तरल को भी शुद्र शुक्र कहते हैं। तेल शूद्र निबंध था ना, तो उसी का ये तेल और मधु। अब चरक जी क्या बोलते हैं, सुश्रुत ने तो अपना वर्णन कर दिया, अब चरक का देखते हैं। बहलम मधुरम स्निग्धम विस्त्रम गुरु पिच्छलम शुक्लम बहु च ये शुक्रम फलवत दर्शनम। इसकी हिंदी देखते हैं। संतान उत्पादक शुक्र वहल, रस में मधुर, गुड़ में स्निग्ध, दुर्गंध रहित होता है, गुरु होता है, पिच्छल होता है, वर्ण में शुक्ल होता है, और श्राव के समान जो अधिक मात्रा में निकले वह फलयुक्त होता है। ठीक है, फलयुक्त मतलब फर्टाइल होता है, अच्छी संतान उत्पत्ति होती है, अर्थात फल देने वाला होता है। अब इसका मॉडर्न थोड़ा रिलेट देखते हैं। द सीमेन इज लिक्विड इन फॉर्म ऑफ विस्केट, न्यूट्रल और रिएक्शन इन एल्कलाइन। ये लाइन हम डाल सकते हैं एग्जाम में, अच्छा लगेगा, इंप्रेशन भी अच्छा जमेगा। द अडर ऑफ इट थ्रू कंपेयर्ड विथ थिंग्स स्टिल इट हैज़ ओन पेकुलर स्मेल। इसके खुद एक पेकुलर जैसी स्मेल होती है। ठीक है, अभी हमने शुद्र शुक्र के लक्षण पढ़ लिए। अब भाई प्राकृतिक अवस्था तो हमने पढ़ ली शुक्र की, अब हम उसकी विकृत अवस्था भी देखेंगे। अगर कोई भी शुक्र में कोई भी डिफॉर्मिटी हो गया, कोई भी विकृति होती है तो वो कैसा होगा। ठीक है, ये रहा हेडिंग, शुक्र के दोष। शुक्र दोष में वर्णित शुद्ध लक्षणों के अतिरिक्त जो भी विपरीत लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं वे सभी शुक्र के दोष कहे जाते हैं। जो भी प्राकृत अवस्था बता रखी है कि स्फटिकावम होना चाहिए, द्रव्यम होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, मधुगंधी होनी चाहिए, इससे हट के कुछ भी होगा, कुछ मधुर टेस्ट नहीं है उसका, तिक्त कटु कैसा भी टेस्ट है तो वो विकृत हो गया। मधुगंधी नहीं है, कोई भी अन्य गंध आ रही है तो वो विकृत हो गया। ठीक है, ऐसे बताया गया। ये आज अब हम सुश्रुत देखते हैं। भाई सुश्रुत क्या इस पे मत अपना देते हैं। वात पित्त कफ एवं शोणित आदि के वर्ण तथा लक्षणों से युक्त, शव के समान गंध वाला, गांठ वाला, दुर्गंधित, गंध वाला, शव के समान जिसमें गंध आती है, ठीक है, शव के समान गंध वाला, गांठदार, दुर्गंधित, पुए युक्त, शीर्ण, मूत्र एवं पुरुष गंध युक्त, जिसमें मूत्र की, पुरुष की, मल की गंध आती हो, ऐसा शुक्र द्वारा पुरुष संतान उत्पत्ति में समर्थ नहीं होता है। ठीक है, ये हमारी विकृत अवस्था हो गई शुक्र की, ये हमें डालना एग्जाम में। अब आचार्य चरक क्या बोलते हैं। उन्होंने चरक चिकित्सा स्थान 30वें अध्याय में, जो कि योनि व्यापत अध्याय है, श्लोक नंबर 139 में वर्णन किया है। तो श्लोक है, फे नीलनम तनुरूक्षम च विवर्ण पूति पिच्छलम अन्य धातु संश्रष्टम वसा आदि तथा अष्टमम। ये उन्होंने श्लोक का उसमें वर्णन किया गया। आप एक ही याद कर लेना, सुश्रुत का, या फिर सुश्रुत का इजी भी है और आप इसको याद कर लेना, इसका श्लोक मत याद करना, केवल हिंदी याद करिए। अब हमने भाई शुक्र का वर्णन देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्तव का वर्णन। ठीक है, पुरुष के शुक्र की तरह स्त्रियों में आर्तव का निर्माण होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वन, आर्तव या रज के निकलने पर स्त्री में युवावस्था की सूचना देता है। भाई आर्तव श्राव होने लगा तो इसका मतलब स्त्री अब युवावस्था में है। ठीक है, प्यूबर्टी एज में है। रजोदर्शन की अवधि आयु, देश काल, जाति, व्यक्ति, आहार विहार एवं प्रकृति आदि कारणों पर निर्भर करती है। ठीक है, इन सब पे देश काल आदि पे निर्भर करती है। अब जैसे कि उष्ण देश है, उष्ण देश में हम एग्जाम्पल लेते हैं राजस्थान का।
तो राजस्थान में जितने भी प्यूबर्टी एज की गर्ल्स होंगी उनकी मेंसेस 12 से 14 वर्ष में आएंगे। लेकिन अगर हम ये शिमला की या फिर और भी ठंडी जगह की लेते हैं, शीत देश की, तो उनकी मेंसेस थोड़े लेट आएंगे भाई। कौन सी एज पे आएंगे? 15 से 20 वर्ष। ठीक है, तो ये थोड़ा देखना है। शीत देश जो होते हैं उसमें थोड़ा डिले हो जाता है। इस रजोदर्शन के साथ साथ स्त्री में शारीरिक परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। ये तो सिंपल सा हम 11-12 से पढ़ते आते हैं कि प्यूबर्टी में जो हमारे शारीरिक अंग होते हैं उनमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। ओके, अब शुद्ध आर्तव के हम लक्षण पढ़ते हैं। शुद्ध शुक्र के हमने पढ़े थे, शुद्ध आर्तव के लक्षण। गुंजा फल स्वर्ण च पदमालक्त सन्निभम इंद्र गोपक सन्निकाश आर्तवम शुद्धम आदिशते। ये चरक का श्लोक है। ठीक है, इसका हम अर्थ देखते हैं। आचार्य चरक ने गुंजा फल एवं वीर वहुटी के समान आर्तव का रंग बताया गया। गुंजा फल, ठीक है, गुंजा जो फल होता है रेड रेड, उसकी तरह उसका कलर बताया आर्तव का। चिकित्सकों ने लिखा है कि स्वाभाविक मात्रा से अधिक निकलने वाला आर्तव शोणित का रंग लाल होता है। ठीक है, वैन, अब हम मॉडर्न में इसको देखें तो वैन अबेंडेंट इट मे बी ब्राइट रेड। ओके, द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस्ट नेचुरली वेरीज वेरी मच विद इन नॉर्मल लिमिट्स बट इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट फ्रॉम 2 to 8 ounce। अगर हम इसकी अमाउंट देखें तो 2 to 8 ounce है। द टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लड लॉस्ट एट ईच मंथली पीरियड वेरीज फ्रॉम 2 to 10 ounce। अप्रॉक्स बता दिया इसमें। ओके, द फ्लो लास्ट्स फ्रॉम 3 to 5 days। सिंपल सा है, 3 से 5 दिन तक ये मेंसेस चलते हैं। अब हारित ने एक सिंपल सा श्लोक दे रखा है जो कि आप डाल सकते एग्जाम पे। सिंपल सा है, रजा सप्त दिनम यावत, मतलब रज 7 दिन तक आता है। हारित का श्लोक है। अब ये एक ओवा का डायग्राम दे रखा है सिंपल सा। ये हमारा ओवा की एक्सटर्नल लेयर है जिसे हम जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। ठीक है, यही अलाउ करता है स्पर्म को अंदर आने के लिए। ठीक है, ये हमारा अंदर पूरा पिंक पिंक साइटोप्लाज्म है। ये हमारा न्यूक्लियस है, सिंपल सा। ओके, ये हमारा एक स्पर्म का डायग्राम है। तो स्पर्म में सबसे पहले हमारा हेड आ जाएगा। हेड में हमारा एक्रोसोमल वेसिकल आ जाता है और न्यूक्लियस आ जाता है हेड में। ये जाके हमारे ओवा में इंसर्ट होगा तो अपना न्यूक्लियस और एक्रोसोमल वेसिकल जो होता है वो लेयर को डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है। फिर ये इसके अंदर जाके और अपना न्यूक्लियस छोड़ देता है। ठीक है, फिर हमारा मिड पीस आ जाता है, ये मिड पार्ट जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है, टेल फिर आ जाती है हमारी। ओके, ये हमारा पूरा स्पर्म का डायग्राम था। अब हम बोलते हैं भाई हमने शुक्र पढ़ लिया, शोणित पढ़ लिया, स्पर्म ओवा पढ़ लिया। अब इसके बाद तो सिंपल सा हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, गर्भाधान होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन, शुद्ध शुक्र एवं आर्तव वाले पुरुष एवं स्त्री के ऋतु में सहवास होने पर जब शुक्र और शोणित का गर्भाशय में संयोग होता है तो उसे गर्भाधान कहते हैं। सिंपल सा, जब शुक्र और शोणित का गर्भाशय में संयोग होता है तो उसे हम गर्भाधान बोलते हैं। ये मैंने एक छोटे से डायग्राम से भी समझाया। ये हमारा ओवा हो गया, ये हमारा स्पर्म हो गया। जब ये मेट कर जाएंगे तो हमारा फर्टिलाइज्ड ओवा फॉर्म हो जाएगा। आधुनिक गर्भाधान प्रक्रिया बोलते हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो देखते हैं आधुनिक दृष्टि से, स्पर्मेटोजोआ, ओवम, गर्भाधान, ये जब मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सिंपल सा कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। गर्भाधान में एक ही शुक्राणु की आवश्यकता होती है। हाँ, एक से ज़्यादा अगर एक भी शुक्राणु ओवा के अंदर गए तो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाती है या फिर ट्विंस हो जाते हैं, ट्रिपलेट हो जाते हैं। ठीक है, वैसे एक ही को अलाउड करता है जोना पेल्यूसिडा कि वो एक ही जाके ओवा को फर्टिलाइज करे। सेकंड पॉइंट है, प्रबल एवं योग्य स्पर्मेटोजोआ की ओवम से मिलकर गर्भ की स्थापना करता है। ये तो मैंने बताया था, सुटेबल स्पर्म इज ओनली अलाउड टू गो इनसाइड द ओवा एंड फर्टिलाइज द ओवा। जब स्त्री एवं पुरुष का समागम होता है, तेज और वायु से संरक्षित हुआ शुक्र योनि की ओर चलकर स्त्री के शोणित के साथ मिलकर गर्भ स्थापना करता है। सिंपल सा, तेज और वायु, अग्नि और वायु से मिलकर जो शुक्र होता है वो योनि में जाता है और जाके गर्भ का स्थापन करता है। यह गर्भ गर्भाशय में आश्रित होता है। सिंपल सा, यूटरस में ही होगा और तो कहीं गर्भ का
इम्प्लांटेशन नहीं होगा। ये हमारा एक डायग्राम मैंने दिखाया है इसमें। ये हमारा सिंपल सा ओवा है, ठीक है। जोना पेलुसिडा आउटर लेयर जो कि कौन सा सूटेबल और मोटाइल और परफेक्ट स्पर्म है उसी को ही अंदर आने देता है, बाकी के यहीं से पीछे चले जाएंगे, केवल एक ही स्पर्म आना अलाउड होगा। जैसे ये अंदर आ गया, फिर उसके बाद ये बंद हो जाता है, फिर उसके बाद नॉट एनी अ सिंगल स्पर्म विल बी अलाउड टू गो इनसाइड द ओवा, ठीक है। ओनली अ वन इज ओनली अलाउड। ये था। अब हम गर्भाव क्रांति पढ़ते हैं। तो इसको अगर मॉडर्न से देखें तो डिसेंट ऑफ जीवा इन द वूम, आत्मा का गर्भाशय या वूम में आना ही गर्भाव क्रांति है। तो ये संधि विच्छेद करें तो गर्भ और अवक्रांति। अवक्रांति का मतलब होता है उतार या ढलान, मतलब नीचे की उतर आना या ढलान या डिसेंट होना। अर्थात गर्भ का माता के गर्भाशय में अवतरण, अर्थात जीव का भौतिक रूप में गर्भ में अस्तित्व में आना, इसे क्या बोलते हैं? गर्भाव क्रांति। गर्भ का अब हम देखते हैं मासा अनुमास से वृद्धि, मंथली डेवलपमेंट ऑफ फीटस, ठीक है। इसमें श्लोक हैं, आप याद कर लेना। अभी याद कर लोगे तो आपको थर्ड ईयर में बहुत हेल्पफुल रहेगा। छोटे छोटे श्लोक है। चलिए श्लोक देखते हैं। तो श्लोक ये सुश्रुत के हैं, ठीक है। आप ये भी याद कर सकते हैं और चरक के भी याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला मास लेते हैं, फर्स्ट मंथ लेते हैं। तो फर्स्ट मंथ में क्या होता है? तत् प्रथमे मासी कललम जायते। जो हमारा प्रथम मास होता है उसमें जो होता है कलल फॉर्म होता है। जो भी मास लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम, उसे कलल ही बोलते हैं। प्रथम मास में कलल का निर्माण होता है। फिर हम बात करते हैं द्वितीय मास की। तो द्वितीय शीत उष्ण अनिल अभिप्रच्यमानां महाभूतानां संघातो घन संजायते यदि पिंडपुमान स्त्री चेत पेशी नपुंसकम चे और अर्बुदम इति, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं। शीत उष्ण अनिल आदि महाभूतों के संघात से घन बनता है। पहले कलल बनना था, अब घन बन जाएगा। और यदि पिंड पुमान है, ठीक है, तो पुरुष का फॉर्म होगा। यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख लेना, पुरुष होगा। यहाँ देखो सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर दिया है हमारे आचार्यों ने, कितना अच्छा। सेकंड मंथ में ही अगर पिंड के समान है तो हमारा पुरुष होगा, चेतपेशी के समान है तो स्त्री होगा, और अर्बुदमिति है तो नपुंसक होगा, ठीक है। कितना अच्छा वर्णन दे रखा है। हम पहले से ही मतलब सेक्स डिटरमाइन कर सकते थे। फिर तृतीय मास देखते हैं हम। तृतीय मास देखते हैं। तृतीय हस्तपाद शीर्षाम पंचपिंडिका निवर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागस्य सूक्ष्म भवति। तृतीय मास में हाथ पैर सिर ये 5 प्रकार की पिंडिका का निर्माण होता है। अंग प्रत्यंगों का विभाजन स्टार्ट हो जाता है, हाथ पैर बनना, ठीक है। फिर हम लेते हैं भाई अपने फोर्थ मंथ का। तो चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तो भवति। चतुर्थ मास में सभी अंगों का विभाग हो जाता है, पूरी तरह से विभाजन हो जाता है, उनका फॉर्म होने लगते हैं। अब देखते हैं हम भाई फिफ्थ मंथ में। तो पंचमे मन प्रतिबुद्धतरम भवति। 5वें मास में मन और प्रतिबुद्धतरम होता है, इसका निर्माण होता है। छठे मास में, छठे का श्लोक और छोटा है, छठे का देखते हैं। षष्ठी बुद्धि मतलब बुद्धि का निर्माण होता है। फिर 7वें मंथ का देखते हैं। सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्ता, पूरे सर्वांग और प्रत्येक अंग का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अष्टवें मास का देखते हैं। तो अष्टमे अस्थिरी भवत्य ओज। अष्टवें मास में जो हमारा ओज होता है वो अस्थिर होता है, मतलब स्टेबल नहीं होता है। कहते हैं कि अगर 8th मंथ में अगर डिलीवरी हो रही है तो जच्चा बच्चा दोनों को खतरा रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ओज होता है वो अस्थिर होता है, क्योंकि वो हर सेकंड्स में कभी जो ओज होता है कभी माता में जा रहा होता है, कभी बच्चे में जा रहा होता है। इसीलिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होती है 8th मंथ में, इसीलिए अस्थिर ओज। हमारे आचार्यों ने पहले इसका वर्णन कर दिया है। अब हम देखते हैं 9वें मास का। नवम एकादश द्वादशम नाम अस्मिनी जायते अतो अन्यथा विकारी भवती। नवम दशम एकादश और इसके बाद अगर डिलीवरी होती है तो वो विकार को उत्पन्न करती है, ओके। अब महाभूत की प्रधानता देखते हैं। अब इतना तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो शरीर है 3 दोष, सप्त धातु, त्रिमल और 5 महाभूतों से तो बननी ही है,
ठीक है। तो अब हम 5 महाभूतों को देखते हैं कि कौन महाभूतों का क्या रोल है हमारी बॉडी में, क्या प्ले रोल करते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल पार्ट्स ऑफ द फीटस ड्यू टू डिनोमिनेशन ऑफ 5 ग्रॉस एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई अपना वायु महाभूत। तो स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श, श्वास, प्रश्वास, परिस्पंदन और लघुता, ये सब करता है हमारी बॉडी में। अग्नि महाभूत को देखें तो चक्षु इंद्रिय, रूप, पित्त, ऊष्मा, भोजन का पचना, संताप, बुद्धि, वर्ण, कांति, तेज और सौंदर्य लाता है ये। फिर हम देखते हैं जल महाभूत। तो रसन इंद्रिय जो कि हमारी जीवा में प्रेजेंट होता है। रस, स्वेद, क्लेद, वसा, रक्त, शुक्र, मूत्र आदि समस्त द्रव पदार्थों, स्थैल्य और स्नेह की उत्पत्ति करता है। अब हम पृथ्वी महाभूत ले तो घ्राण इंद्रिय जो कि हमारे नाक में होती है, नोज में होती है। गंध, केश, नख, अस्थि आदि समस्त मूर्त एवं घन पदार्थ, धैर्य और गंभीर की उत्पत्ति हमारा पृथ्वी महाभूत करती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर है बीज, बीज भाग और बीज भाग अवयव। ये 2 नंबर का एग्जाम में आ जाता है ये, है ना। तो इसको थोड़ा अपना डाउट क्लियर किए। तो बीज हम देखें तो वही हमारा स्पर्म, ओवा, शुक्र, छोड़े। बीज भाग देखें तो स्पर्म, ओवा हमारा बीज हो गया, बीज भाग हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। और जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसके अंदर, वो हमारा बीज भाग अवयव हो गया मॉडर्न एस्पेक्ट से हम देखें तो। अब हम देखते हैं गर्भ का पोषण, जिसे हम मॉडर्न में क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोटॉफी। यदि सभी साधन उपयुक्त होते हुए भी पोषण कर्म उचित नहीं हो तो गर्भ की परिवृद्धि रुक जाती है, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। अगर नरिशमेंट प्रॉपर ना हो रहा हो, माल नरिशमेंट हो जाता है। ठीक है। इसे हम एम्ब्रॉयनिक नरिशमेंट बोलते हैं। माता की रसवाही नाड़ी में गर्भ की नाभि नाड़ी बंधी हुई होती है। वह नाभि नाड़ी माता के आहार रस वीर्य को गर्भ तक पहुंचाती है। रस उपस्नेह से गर्भ की वृद्धि होती है। तो जो अम्बलाइकस होता है हमारा, अम्बलाइकल कॉर्ड होता है, उससे ही माता से फीटस में सारा न्यूट्रिएंट्स, ब्लड, ऑक्सीजन ये सब ट्रांसफ़र होता है। तो इसीलिए कहते हैं जितना अच्छा माता फूड लेगी उतना ही अच्छा बच्चा होगा, इसीलिए न्यूट्रियस फूड लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं अपरा निर्माण, जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। अपरा निर्माण में निम्नलिखित अवयव भाग लेते हैं। पहला होगा भ्रूण के बाह्य आवरण के अंकुरमय भाग। सेकंड है भ्रूण के नीचे की गर्भकला, इन दोनों के मध्य का पीला भाग। ये 3 चीज़ इसमें इंक्लूडेड होते हैं। यह अपरा 12 सप्ताह में संपूर्ण बन जाती है। अगर कोई पूछे कि जो प्लेसेंटा होता है कौन से मंथ में बनता है, कौन से वीक में बनता है, तो आप क्या बोलेंगे, 12th वीक में। भ्रूण और माता का रक्त संचार आपस में नहीं मिलते हैं। ठीक है। इनका सेपरेट ही सर्कुलेशन चलता रहता है। व्यास इसकी हम देखें तो 9 इंच है। मोटाई देखें तो 3/4 इंच है। 2 पृष्ठ होते हैं इसके, एक भ्रूण की तरफ और एक गर्भाशय की तरफ। और इसका वेट देखें तो 500 ग्राम होता है। अब देखिए जैसे कि ये हो गया हमारा प्लेसेंटा, ठीक है, और ये हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये जो प्लेसेंटा होगा माता की तरफ होगा और ये जो प्लेसेंटा होगा भ्रूण की तरफ। तो ये इसके 2 पृष्ठ हो गए। अपरा के कार्य, गर्भ का पोषण करना, गर्भ का श्वसन करना मतलब ऑक्सीजन सप्लाई, मल उत्सर्जन करना मतलब एक्सक्रीशन काम करता है। ठीक है। रक्त संचार करना, ब्लड सर्कुलेशन, रक्तगत विषाक्त पदार्थ और कीटाणुओं से गर्भ की रक्षा करना। अब 6th पॉइंट देखते हैं, स्तनों की वृद्धिगत कार्य में सहायक होता है। विशेष प्रकार के स्राव उत्पादक कर गर्भ वृद्धि में सहायक होता है। अब हम देखते हैं गर्भ की विकृतियाँ। गर्भ की विकृतियाँ क्या है। अब यहाँ तो गर्भ की विकृतियाँ हमारा जेनेटिकल भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, कुछ एनोमलीज भी हो सकती हैं। कोई भी मतलब माता का ऑर्गन, कोई भी जो जेनेटल ऑर्गन होता है पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुआ, उसमें कोई डिफॉर्मिटी है तो भी गर्भ में विकृति हो सकती है। अननोन फैक्टर्स भी हो सकते हैं, हार्मोनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो एनोमलीज ऑफ फीटल डेवलपमेंट, एनोमलीज ऑफ फीटल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज, सांप, बिच्छू, कुम्हड़े आदि के समान विकृत आकार वाले जो गर्भ स्त्रियों को होते हैं उनको पाप कर्मों का परिणाम समझना चाहिए। आचार्यों ने गर्भ में विकृति होने के 2 ही रीज़न बताए हैं।
एक तो पहला रीज़न है कि जो पूर्व में तुमने पाप कर्म किए हुए हैं उससे तुम्हारा गर्भ में विकृति हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है हमारा दो हृदय। ठीक है, आचार्य चरक ने चौथे मास में दो हृदय का वर्णन किया है। जो मतलब बच्चे का जो हृदय होता है वो 4th मंथ में उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो अगर जैसे माता का कुछ खाने का इच्छा हो रहा है और उसको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो उसका मन वहाँ मरेगा, और उसका मन वहाँ पूर्ण नहीं हुआ, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं विकृति होगी घर में। इसीलिए कहते हैं माता की जो इच्छा करे वो उसको दीजिए। वायु के प्रकोप से अथवा दो हृदय की पूर्ति न होने से बालक कुबड़ा, लूड़ा, लंगड़ा, गूंगा और मिनमिना होता है। विकृत का अर्थ क्या होता है? अपनी सामान्य मानवीय आकृति से भिन्न आकार वाला। ठीक है, इसके भेद होते हैं। सार्वधायिक मतलब फुल बॉडी में, ऑल बॉडी में जो होता है वो हमारा सार्वधायिक हो गया। और आंगिक या स्थानिक मतलब एक कोई लोकल एरिया में या किसी लोकल ऑर्गन में। ठीक है, तो ये सब था। एक फोटो और है इसका, वो आप देख लीजिए विकृति कैसी होती है। इसके फैक्टर्स हैं जैसे कि मैंने बताया था, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, ये आप ऐड कर लेना। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड हो गया हार्मोनल फैक्टर। थर्ड हो गया हमारा एनामलीज। फोर्थ हो गया हमारा अननोन फैक्टर, इसका कोई कॉज ही नहीं पता है हमें, पाप कर्म बोल सकते हैं इसे हम। ठीक है, जेनेटिकली ये सारे हमारे इसके कॉजेज हो गए। तो ये हमारा चैप्टर था गर्भाप क्रांति अध्याय, रचना शरीर का थर्ड चैप्टर। अगर एग्ज़ाम में आया तो 15 मार्क्स का ये आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, थैंक यू।